क्वेश्चन नंबर 8 में जो अपन वसूली खाता बनाए, पूंजी खाता बनाया, उसके बाद उसी में बनाएंगे तीसरा खाता रोकड़ खाता। क्या बनाएंगे? रोकड़ खाता जब बनाएंगे तो ध्यान देना है कि रोकड़ खाते के दोनों पक्षों का योग बराबर आएगा तो समझ जाना हमारा खाता सही है, और अगर दोनों पक्षों का योग बराबर नहीं आता है तो समझ जाना हमारे खाते में कहीं ना कहीं कोई गलती हुई है। ठीक है, तो रोकड़ खाता बनाने के लिए सबसे पहले कॉलम बना लेंगे इस प्रकार से, विवरण राशि विवरण राशि। कॉलम बनाने के बाद चिट्ठे में जाएंगे, उसमें देखेंगे रोकड़ दिया हुआ है, रोकड़ लिखा रहेगा या बैंक में रोकड़ लिखा रहेगा या हस्तस्थ रोकड़ लिखा रहेगा। उस रोकड़ को उठाकर सबसे पहले विकलन पक्ष में लाना है। कहाँ लाना है? विकलन पक्ष में लाना है। तो यहाँ लिखेंगे अपन टू शेष लाया गया। शेष लाया गया, कितना शेष लाया गया? दिया है रोकड़ 363, तो शेष लाया गया 363। इसको लाने के बाद हमको समायोजन में जाना है, और समायोजन में नहीं जाते हो तो वसूली खाते में ध्यान रखना कहाँ कहाँ पर रोकड़ आया है। विकलन का रोकड़ वसूली खाते में लिखे हैं तो समाकलन में ले जाना, और समाकलन में रोकड़ है तो उसको विकलन में लाना। क्या लिख कर लाएंगे? तो वसूली खाता लिख कर लाएंगे। रोकड़ खाते में जो भी खाता बनाते हैं, चाहे रोकड़ खाता हो चाहे पूंजी खाता हो, जिस खाते जो भी खाता बनता है उसमें उसी खाते के नाम का उल्लेख नहीं होता है। और रोकड़ खाते में रोकड़ देखना है कहाँ मिलेगा रोकड़ हमको? ऐसे वसूली खाते में दिखेगा और पूंजी खाते में दिखेगा। तो वसूली खाते का विकलन में अगर रोकड़ है तो समाकलन में जाएगा, समाकलन का है तो यहाँ विकलन में आएगा। ठीक उसी प्रकार से पूंजी खाते में रोकड़ अगर विकलन में है तो समाकलन में जाएगा, समाकलन में तो विकलन में जाएगा। अगर एंट्री तैयार नहीं होता है ऐसी दशा में, लेकिन हमको एंट्री के माध्यम से ही काम करना है, प्रविष्टि देख लेना है और उसके हिसाब से हम अपना काम करेंगे। ठीक है, देखो समायोजन में विनियोग 2200 में बी ने ले लिया, रोकड़ शब्द नहीं आया, इसका लेखा नहीं होगा। बैंक ऋण चुकाने के लिए राजी हो गया, यहाँ भी रोकड़ नहीं आया है, इसका लेखा भी नहीं होगा। रोकड़ के अलावा शेष संपत्तियाँ 6900 में बेच दी गई, नगद बेच दी गई। संपत्ति जब नगद बेचे तो एंट्री हुआ था रोकड़ विकलन टू वसूली। वसूली खाते के समाकलन पक्ष में गया था, और यहाँ पे प्रविष्टि में क्या आ रहा है? रोकड़ विकलन, तो विकलन पक्ष में ले आना टू वसूली, टू वसूली। कितने बेच दिया गया? 6900 में, तो यहाँ लिखना 6900। विघटन के हुए 110 रुपये हुआ, नगद हुआ, इसके लिए प्रविष्टि हुआ था वसूली विकलन टू रोकड़। अब रोकड़ कहाँ आया हमारा? समाकलन में, तो समाकलन से जाएंगे बाई वसूली। एक 110 बाई वसूली 110। फिर देखो आगे, लेनदारों को 500 में भुगतान कर दिया गया, दायित्व था इसका भुगतान के लिए प्रविष्टि हुआ वसूली विकलन टू रोकड़। फिर रोकड़ हमारा कहाँ आया? समाकलन में आया, समाकलन साइड लिखेंगे बाई वसूली। कितने भुगतान कर दिया? बोलता है लेनदारों को 503 में भुगतान कर दिया गया, लिख देंगे 503। किसी है कोई ऋण वगैरह था क्या साझेदार का? कोई साझेदार का ऋण नहीं है, नहीं आएगा। अगर मान लो ए का बी का ऋण होता तो यहाँ लिखे टू ए का ऋण या बी का ऋण। ठीक, लेकिन नहीं दिया है तो नहीं लिखेंगे। इसके बाद पूंजी खाता बनाए थे हम लोग, तो पूंजी खाते में रोकड़ निकला था, इधर बंद किए थे हम लोग, तो पूंजी ए विकलन टू रोकड़, बी विकलन टू रोकड़ ऐसा निकला था, नहीं प्रविष्टि हुआ था 5910 और 740। तो उसका जब प्रविष्टि करेंगे पूंजी खाते का तो क्या प्रविष्टि बनता है? पूंजी ए विकलन बी विकलन टू रोकड़। रोकड़ कहाँ आया हमारा? समाकलन में आया, समाकलन साइड बाई ए का पूंजी बाई बी का पूंजी। तो ए का पूंजी कितना निकला था अपना? 5910, और दूसरे का देखोगे पूंजी खाते में देखोगे मिल जाएगा, दूसरे का निकला था 740। और इसके बाद यहाँ पे कोई भी रोकड़ नहीं है। ठीक है, अब इसका योग लगा देंगे अपन। 3 का 3, 6 का 6, 9 3 12 का 2, हाथ में आए 6 7। इसका योग लगाएंगे
3 का 3, 1 2 2 और 4 6, 1 1 5 6, 6 और 9 9 10 15 15 5 20 2 22 22 का 2 बचा 2 2 और 5 7 7,230। इस प्रकार से हमारे रोकड़ खाते के दोनों तरफ का योग कैसा आ गया, बराबर हो गया। मतलब हम समझ जाएंगे कि हमारा खाता सही है। तो इस प्रकार से वसूली खाता, साझेदारों का पूंजी खाता और रोकड़ खाता तैयार किया जाता है। ये तैयार करने का नियम आप लोग के दिमाग में पूरा रहना चाहिए। हर क्वेश्चन में ऐसे ही काम होगा। आगे बात समझ में? ठीक, आगे देखते हैं अपन इसी में। अब आगे चलते हैं अपन एग्जाम्पल नंबर 17 में थोड़ा सा नियम परिवर्तन है। नियम वही रहेगा। यहाँ पे पूंजी खाते का भी शेष दिया है, चालू खाते का भी शेष दिया है। तो जब कोई साझेदार कोई संपत्ति ले लेगा तो अपन वहाँ लिखते थे साझेदार का पूंजी खाता, तो वहाँ लिखेंगे अपन साझेदार का चालू खाता। पूंजी खाता ना लिखकर क्या लिखेंगे, साझेदार का चालू खाता। और वसूली खाता बनाने के बाद पहले चालू खाता बनाएंगे। चालू खाते में सारी मदों का लेखा हो जाएगा। पूंजी खाते में केवल पूंजी आएगा और उसके बाद चालू खाते का शेष आएगा और उसके बाद अपन उसको बंद कर देंगे, बैलेंस निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है। जब भी चालू खाता दिया रहेगा शेष चालू खाते का शेष, तो ऐसी दशा में वसूली खाते में जब भी कोई साझेदार कोई संपत्ति या दायित्व का भुगतान करता है तो वहाँ पर पूंजी खाता ना लिख कर हमको साझेदार का चालू खाता लिखकर वहाँ पर उस अमाउंट को लिखना है। आगे बस में? ठीक, आगे देखो। तो सबसे पहले यहाँ पे कालू मालू लालू का चिट्ठा दिया हुआ है। संपत्ति खाता बंद करेंगे पहले अपन। तो रोकड़ को छोड़कर देनदार, स्टॉक, फर्नीचर, मशीन और ख्याति, रोकड़ नहीं आएगा, लालू का चालू खाता नहीं आएगा, बाकी सभी मदें आएंगी। सभी मदों को उठाकर विकलन पक्ष में लाना है। क्या करना है, सभी मदों को उठाकर विकलन पक्ष में लाना है। और ठीक उसी प्रकार से दायित्व में जो दिया हुआ है, लेनदार मालू का ऋण नहीं आएगा, लेनदार देय विपत्र, संचित कोष नहीं आएगा, कालू का चालू खाता, मालू का चालू खाता, पूंजी खाता, ये नहीं आएगा। केवल कितनी मदें आएंगी, लेनदार और देय विपत्र, केवल 2 मदें आएंगी। कहाँ पर, समाकलन पक्ष में। ठीक है, लिखते हैं पहले अपन। देखो यहाँ पर रोकड़ को छोड़कर क्या है, देनदार, टू देनदार, देनदार के अमाउंट दिया हुआ है। देखो 25,000 लिख देंगे, जितना दिया उतना ही। टू देनदार 25,000। देनदार के बाद देखोगे स्टॉक, टू स्टॉक, स्टॉक के अमाउंट दिया हुआ है। देखोगे 58,000, इसको लिखेंगे अपन 58,000। स्टॉक के बाद देखोगे दिया हुआ है फर्नीचर 2,000, टू फर्नीचर। फर्नीचर के बाद दिया हुआ है मशीनरी, टू मशीनरी। मशीनरी का अमाउंट दिया हुआ है, देखोगे 10,000, लिख देंगे मशीनरी 10,000। मशीनरी के बाद देखोगे लालू का ऋण दिया है, चालू खाता है, दिया नहीं आएगा, ख्याति, टू ख्याति। ख्याति का अमाउंट दिया हुआ है 20,000, इसको ले लेंगे अपन 20,000। ये हमारा संपत्ति खाता बंद हो गया। इसके बाद चलते हैं दायित्व में। तो दायित्व में 2 ही मदें था, लेनदार और देय विपत्र। तो इधर लिखोगे बाई लेनदार, बाई देय विपत्र। लेनदार के अमाउंट दिया हुआ है 26,000, तो लेनदार लिख देना 26,000। और देय विपत्र दिया हुआ है 1,000, तो इसको लिख देंगे अपन 1,000। तो पहला काम हो गया, संपत्ति और दायित्व के खाते बंद हो गए। संपत्ति को उठाकर पूरा इधर ला लिए और दायित्व को उठाकर पूरा समाकलन साइड ला दिए। इसके बाद चलते हैं अपन अब समायोजन में। क्या क्या समायोजन दिया है देखो।
विघटन की तिथि को निम्न निर्णय लिए गए। कालू द्वारा लेनदारों का भुगतान किया गया। कालू लेनदार का भुगतान करेगा। इधर लिखोगे टू कालू का चालू खाता। अमाउंट नहीं दिया है तो अमाउंट वही ले लेना 26,000। कालू द्वारा लेनदार का भुगतान नहीं किया गया बोलता है तो यहाँ जाएगा कालू का चालू खाता, अमाउंट वही आ जाएगा 26,000। अमाउंट नहीं दिया। फिर आगे दिया है समाजन में देखो, मालू द्वारा स्टॉक 50,000 रुपये में लिया जाएगा। स्टॉक यानी संपत्ति। संपत्ति कौन ले रहा है? मालू। तब यहाँ लिखेंगे बाई मालू का चालू खाता। कितने में लिया गया बोलता है? 50,000 में। तब यहाँ लिखेंगे अपन इसको 50,000। आगे बात समझ में। फिर देखो इसी में लालू द्वारा ख्याति 30,000 रुपये में ली जाएगी। लालू ख्याति को ले रहा है भाई। लालू का चालू खाता 30,000। लालू द्वारा ख्याति 30,000 रुपये में ली जाएगी तो लिख देंगे लालू का चालू खाता। देय विपत्रों का भुगतान 10% बट्टे पर किया जाएगा। देय विपत्र दायित्व है, नगद भुगतान होगा टू रोकड़। 10% बट्टे पर किया जाएगा। देय विपत्र का अमाउंट था 1,000। 1,000 का 10% निकालते हैं तो कितना आता है? 100। 1,000 माइनस 100 900। बट्टा इस पर किया जाएगा। जब भी बोलेगा तो बट्टा निकाल कर माइनस कर देना है। 1,000 रुपये देय विपत्र था और उसका 10% निकालते हैं तो कितना आता है? 100। 1,000 माइनस 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 900। ठीक है। आगे देखो, देय विपत्रों का भुगतान 10% बट्टे पर किया जाएगा। अन्य संपत्तियां 30,000 रुपये में नीलाम कर दी गई। अन्य संपत्तियों से कितना मिला? 30,000 बाई रोकड़। 30,000 अन्य संपत्ति को कितने बेच दिया गया? 30,000 रुपये में बेच दिया गया। आगे बोलता है वसूली के व्यय 251 रुपये हुए। वसूली के व्यय 251 रुपये हुए। विकलन टू रोकड़। दो सौ इक्यावन। वसूली के व्यय कितने हुए? 251 रुपये हुए। तब वहाँ लिख देंगे अपन टू रोकड़ 251। मालू का ऋण चुका दिया गया, मतलब वो रोकड़ खाते में जाएगा। वसूली खाता, बैंक खाता, साझेदारों के चालू खाते, पूंजी खाते बनाइए। इस प्रकार से पूरा एंट्री करने के बाद इसका योग लगा देना, इसका योग लगा देना। जिसका योग अधिक होगा उसके में से कम वाले को घटा देंगे। घटाने पर जो अंतर की राशि कहलाएगी, या तो इधर होगा अंतर कम होगा तो इधर लाभ, और इधर होगा तो वसूली पर हानि। और जो अनुपात दिया है उस अनुपात में कालू का चालू खाता, मालू का चालू खाता ऐसा लिखकर तीनों के बीच में क्या करेंगे? अपन बांट देंगे। जब ये बांटेंगे तो हमारा ये वसूली खाता कंप्लीट हो जाएगा। तो ये एंट्री पूरा कर दिया हूँ। इसका लाभ हानि निकाल के रखना। फिर इसके बाद इसी का पूंजी खाता कैसे बनेगा, चालू खाता कैसे बनेगा और रोकड़ खाता कैसे बनेगा, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। तो यहाँ तक का काम आपका पूरा क्लियर होना चाहिए। आगे बस में यहाँ तक क्लियर कर लोगे तो लाभ हानि निकाल लेना। यहाँ पे क्योंकि चालू खाता भी दिया है उसके हिसाब से मैं एंट्री किए हैं अपन, तो आपके दिमाग में रहना चाहिए। इतना काम होने के बाद फिर इसी के आगे का आपको हल बताएंगे किस प्रकार से हल किया जाना है। ठीक।